गरीबों का सहारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सालय महाविद्यालय अस्पताल धनबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत। आइए आज हम आपको ले चलते हैं SNMMCH धनबाद, जो पहले PMCH के नाम से जाना जाता था। गरीबों का हमेशा सहारा रहा है यह अस्पताल। कोरोना के समय जब प्रायः निजी अस्पताल बंद कर दिया गया था, उस समय भी SNMCH धनबाद ने एक अहम भूमिका निभाई। अब देवघर में एम्स के हो जाने से लोगों को अनुमान था कि यहाँ कुछ भार कम होगा, परंतु अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार बरनवाल का कहना है कि यहाँ आज भी उतना ही भीड़ है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि अधीक्षक स्वयं शांत स्वभाव से लोगों कर्मचारियों से मिलते हैं। एक अधीक्षक पद पर रहते हुए शुद्ध हिंदी का उपयोग करना यदि किसी का स्वभाव रहा हो तो समझें कि ऐसे डॉक्टर समाज से कितने जुड़े हैं एवं समाज को क्या देना चाहते हैं। इलाज करना डॉक्टर का पेशा है, परंतु समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझना किसी व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए ही डॉक्टर को भगवान का स्वरूप कहा गया है। सामान्यतः लोग निजी चिकित्सालय में जाते हैं, जब केस खराब होने लगता है तो मरीज को यहाँ लाया जाता है, तब तक देर हो चुका होता है। इसलिए सामान्य लोगों से आग्रह है कि समय रहते आप यहाँ हैं, शांत स्वभाव से बैठें। विश्वास रखें कि डॉक्टर अपना 100% देकर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। जब अधीक्षक से इस विषय पर बात किया गया तो वो बोलिए। मतलब हमारे यहाँ कार्य का भार कुछ कम हुआ है, यानी यही आप जानना चाहते हैं? जी सर, कि कितना आसान हुआ है या पेशेंट की संख्या क्या रही है यहाँ? आप इसका आकलन आप इस तरीके से करें कि हमारे यहाँ 80 बेड का स्त्री रोग और प्रसूति विभाग है। हमारे यहाँ कम से कम 120 रोगी हमेशा भर्ती रहती हैं। 120 से 130 कई बार हम उन्हें बेड नहीं दे पाते हैं। सर्जरी विभाग में 80 बेड है। जब मैं विभागाध्यक्ष था सर्जरी का, तो उसमें मैंने किसी तरह से व्यवस्था करके 130 बेड की व्यवस्था की थी। हमारे सारे बेड भरे रहते हैं। और स्त्री विभाग में चेस्ट और टीबी डिजीज मिला करके 120 बेड की सुविधा है। हमारे यहाँ रोगियों की संख्या हमेशा 150 से ज़्यादा रहती है। हड्डी विभाग में 30 बेड हैं। हमेशा रोगियों की संख्या 70-80 रहती है। हम उन्हें बेड नहीं दे पाते हैं। हमारे यहाँ जो सेंट्रल इमरजेंसी है, कैजुअल्टी जिसे कहते हैं, उसमें हमेशा बेड की मारामारी रहती है। तो मुझे नहीं पता है कि एम्स देवघर के खुलने से हमारे यहाँ कोई भी कार्यभार में कोई कमी हुई है। मैं तो देखता हूँ हर दिन हमारे यहाँ रोगियों की संख्या बढ़ रही है। सर, कोरोना का प्रभाव जो बीच में था, कुछ विभाग पर इसका असर पड़ा था। आज भी लोग गांव देहात से आने से डरते हैं कि कोरोना को लेकर पता नहीं वहाँ इलाज हो पाएगा या नहीं। क्या सभी विभाग सुचारू रूप से पहले की तरह काम कर रहे हैं अभी? जब सभी निजी अस्पताल, धनबाद ही नहीं पूरे देश में सभी निजी अस्पतालों ने हाथ उठा दिए, उस समय भी हमारे अस्पताल में ही हर तरह के रोगों की चिकित्सा की जाती थी। कोरोना के गरीब से गरीब रोगों को हमारे यहाँ ही शरण मिलती थी। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इलाज नहीं होता था। अलावा इसके कोरोना रहे या न रहे, हमारे यहाँ रोगियों की कभी भीड़ में कमी नहीं आई। और कोरोना अब तो उतार पर है। हमारे यहाँ कोरोना की जब यहाँ पर सारे बेड भरे रहते थे, लोग कतार में लग करके इंतजार करते थे कि कोई बेड खाली होगा तो फिर हमको बेड मिलेगा। अब तो इक्का दुक्का मरीज रहते हैं हमारे यहाँ, कई बार तो एक भी रोगी नहीं रहता है। तो कोरोना तभी उतार पर है। 100 करोड़ से ज़्यादा रोगियों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। तो जो ज़्यादा लोगों को टीका पड़ जाएगा, वैसे वैसे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगा समाज में। हर कोई जब टीका से जब इम्यूनाइज्ड रहेगा तो जाहिर है कि कोरोना रोगियों की संख्या तो कम होगी ही। और अगर कुछ रोगियों को कोरोना ग्रस्त भी करता है तो उसका जो विरुलेंस है, उसका जो तीखापन है, उसकी जो भयावहता है, वो लगातार कम हो जाएगी। तो सभी अस्पतालों में
उसका बोझ कम होगा, हमारे अस्पताल में भी उसका बोझ कम होगा। सर, कोरोना जांच जो हो रहा है, जो डबल डोज ले चुके हैं, क्या उनके लिए भी जरूरी है कि वो यहाँ आकर कोरोना जांच कराएं, या डबल डोज लेने वाले के लिए जरूरी नहीं है? क्यों नहीं, ये 100% सिक्योरिटी नहीं है। मैंने दोनों टीके लिए थे, इसके बावजूद मुझे कोरोना हुआ था। मेरे और कई सहयोगी हैं जिन्होंने दोनों डोज लिए थे टीका के, उसके बाद भी हुआ था। ये कोई कोरोना का टीका लेना 100% सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इसके टीका ले लेने से अगर पूरी तरह सुरक्षा न भी मिले तो कम से कम बीमारी की जो भयावहता होती है वो बहुत कम हो जाती है। विरुलेंस जिसे कहते हैं, विरुलेंस कम हो जाता है। इसके अलावा नए स्ट्रेन के वायरस के द्वारा भी कोरोना हो रहा है, तो इस टीका लेने के बावजूद जो नए स्ट्रेन के जो वायरस आएंगे उससे तो हमें सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस जांच की महत्ता कभी खत्म नहीं होती है। अलबत्ता ये बीमारी उतार पर है, करीब करीब नियंत्रण में है। सामान्यतः इस अस्पताल में देखा जाता है कि जब कोई भी मरीज दूसरे बीमारी से पीड़ित होकर जाता है तो उसे पहले कोरोना जांच कराना होता है। इस विषय पर अधीक्षक बोले, कितने दिनों के सर अंतर में इसको कराना जरूरी होता है जांच? सर, एक बार जो जांच करा के आते अगर हैं, रोगी को रोग होगा जी, कोरोना जैसा कुछ लक्षण मिलेंगे रोगी में, बुखार है, ज्वर है, खांसी है। अब तो बहुत रोगी ऐसे हैं जिनमें वो टिपिकल लक्षण नहीं होते हैं, बिल्कुल असंबद्ध तरह के उसमें लक्षण मिलते हैं। वो हमें या मतलब किसी भी क्लिनिशियन को जब ये शंका होती है तो उसके लिए टेस्ट करते हैं। RAT है, RT-PCR है, ट्रूनेट है, अलग अलग तरह के जाँच किए जाते हैं। अगर रोगी में बीमारी पकड़ी जाती है तो फिर उसको अस्पताल में भर्ती करके हम लोग चिकित्सा करते हैं। शायद सर हम समझा नहीं पाए। मेरा प्रश्न था, यदि कोई दूसरी बीमारी से ग्रसित होकर आते हैं तो उन्हें कितने दिनों के बाद कोरोना का जांच करना जरूरी होता है, ये पूछे सर मैंने। नहीं, अब मान लीजिए किसी को अपेंडिक्स की बीमारी हो गया है, गॉल ब्लैडर की बीमारी हुआ, तो कोरोना जांच थोड़ी करेंगे हम। कोरोना से संबंधित लक्षण मिलेगा तभी करेंगे ना। जी तो सर। इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। हाँ सर, ये प्रश्न था सर। तो ये है कि क्या कोरोना जैसा कुछ लक्षण उसमें मिल रहा है? अगर उस तरह का लक्षण मिल रहा है तब हम कोरोना की जांच करते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जितने रोगी आ जाएं सबकी पहले कोरोना ही जांच करें। ये वो फेज खत्म हो गया है। क्या है कि अब तो जान ही रहे हैं, आप पत्रकारिता में आप जान रहे हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है, और अभी भी पूरे जोर शोर से पूरे देश में टीकाकरण किया जा रहा है। अब तो घर घर जाके दिया जा रहा है। तो हम तो समझते हैं कि हमारी सरकारों का प्रयास और सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके निर्देश से, स्वास्थ्य मंत्री सबके निर्देश से हम लोगों ने जो काम किया है, समाज के अधिकांश लोगों को हम लोगों ने टीका देने में सफलता पाई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत कम समय में हम लोग 100% टीकाकरण का जो लक्ष्य है हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये आपकी शुभकामना मेरे लिए नहीं है, सच बात है कि हमारी पूरी जनता के लिए है, पूरे देश के लिए है, पूरी मानवता के लिए है।